इस इलाके में इंस्पेक्टर की हैसियत से आए मुझे 2 हफ्ते ही हुए थे। सईदपुर गांव की आबादी ज्यादा नहीं थी। गांव में ज्यादातर लोग मवेशी पालने का काम करते थे। मेरे इस गांव में आने से कबल कभी कभार ही कोई बूला भटका जानवर आकर किसी का कोई बकरा भेड़ वगैरह ले जाता था। दरअसल जंगल गांव के करीब ही लगता था। जब कोई जंगल से लकड़ियां जलाने को लकड़ियां लेने जाता था, इससे गुमशुदा जानवर की बाकियात यानी खाल दीगर हड्डियां मिल जाने पर इससे अंदाजा हो जाता था कि इससे कोई जंगली जानवर जंगल में उठा लाया था। सईदपुर में मेरे आने से 2 हफ्ते कबल जानवरों को रोजाना ले जाने की वारदात में इजाफा हो गया था। गांव के लोगों का तफ्शीश में मुब्तला होना फितरी बात थी। लोगों ने अपने अपने तौर पर रात में जाकर इस राज को जानने की कोशिश की। कुछ देहातियों का ये ख्याल था कि जंगल में असेब है जो इनकी किसी बात से नाराज हो गया है, इसलिए रोजाना एक जानवर गायब हो रहा है। गांव के कुछ लोगों ने इस बात का दावा भी किया था कि इन्होंने असेब को देखा है। वो एक काले जानवर के रूप में रात में आता है। जिस्मानी एतबार से वो रिछ लगता है, लेकिन वो इस कदर कद आवर है कि कई रिछ को जमा किए जाने पर इसकी लंबाई व चौड़ाई बनती है, यानी वो हाथी से जिस्मानी तौर पर भी बड़ा है। कोई इसे रोशनी की मदद से इसका चेहरा देखने की कोशिश करे, वो इस वक्त हमला आवर हो जाता है। इसलिए असेब को चांदनी रातों में ही देखा जा सकता है। मेरा ख्याल था असेब से मुताल्लिक जो बात फैलाई जा रही है इसमें कोई सदाकत नहीं है। इस तरह की अफवाह वही फैला रहा है जो जानवर चुराने के काम में मुलव्वस है। इस तरह की खबर फैल जाने पर कोई शख्स चोर को असेब समझकर ना इसे देखने और ना इसका पीछा करने की कोशिश करेगा। चोर का काम चलता रहेगा। जंगल में जानवरों के लिए खुराक का खूब इंतजाम था, वो फिर क्यों गांव का रुख करेंगे। इसके गांव का रुख करने पर यह खतरा भी होता है कि गांव के लोग इसे घेर कर पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। रात का 1 बज चुका था। हर तरफ खामोशी का राज था। पूरे इलाके को तरीखी ने अपनी लपेट में लिया हुआ था। मैंने रोशनी करने को अपने हाथ में टार्च ली हुई थी। एक जगह झाड़ियों में मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। झाड़ियों पर टार्च की रोशनी डालने पर वहां से एक लोमड़ी निकलकर भागी। वो झाड़ियों में घुसी कुछ खा रही थी। मैंने उस जगह पर रोशनी डाली जहां लोमड़ी कुछ खा रही थी। उस जगह एक मुर्दा खरगोश पड़ा था। लोमड़ी ने अभी अभी इस खरगोश का शिकार किया था और इसे खाना चाहती थी। ऐसे में वहां मैं पहुंच गया था और वो अपना शिकार किया खरगोश छोड़कर भाग गई थी। मैं वहां से आगे बढ़ा। एक मुकाम पर मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने जैसे ही पलटकर देखना चाहा, मेरे पीछे मौजूद एक डरावनी मखलूक ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं इस अचानक हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार न था, इसलिए मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। टार्च भी मेरे हाथ से दूर जा गिरी थी। फिर मैं जैसे तैसे करके उठा और टार्च को उठाकर जलाया। मैं देखना चाहता था कि मुझ पर किसने हमला किया है। मेरे जमीन पर गिरने पर इस मखलूक ने दोबारा हमला क्यों नहीं किया। इसके हाथों में इतनी ताकत थी कि जमीन पर गिराए जाने पर मुझ में खासी देर तक जमीन से उठने की हिम्मत ना हुई थी। वो दोबारा हमला करके मेरा काम तमाम कर सकती थी। वहाँ कोई भी मौजूद ना था। मुझे सख्त हैरत हुई। मुझ पर हमला करने वाली मखलूक इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई है। ऐसा लग रहा था मुझ पर हमला करने वाली मखलूक छलावा थी जो अचानक से आई और मुझ पर हमला किया फिर गायब हो गई। मेरा किसी ताकतवर दुश्मन से मुकाबला था जो छलावे की तरह गायब हो जाने की सलाहत रखता था। चंद दिन मुझ में इतनी हिम्मत ना रही थी कि मैं रात के वक्त इलाके में चोर की तलाश जारी रख सकूं। जब तबीयत में बेहतरी आई तो एक रात फिर चोर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं एक फर्ज शनास अफसर था। मेरी जिम्मेदारी में ये बात शामिल थी कि इस इलाके के लोगों को जानवर चोर से निजात दिलाऊं, चोर को जल्द से जल्द पकड़कर जेल भिजवा दूं। मैं चोर की तलाश में आबादी से खासी दूर निकल आया था। ये ख्याल मुझे इसलिए आया कि मैं जंगली जानवरों को इधर उधर भागते देख रहा था। मैं अभी पलटकर लौट जाना चाहता था कि एक झाड़ी के पीछे मुझे ऐसा लगा कि कोई छुपा हुआ है। मैंने टार्च रोशन करने में देर ना की और टार्च की रोशनी झाड़ियों पर डाली। मैं देखना चाहता था कि रात के इस वक्त कौन झाड़ी के पीछे छुपा है, कहीं ये वो चोर ना हो जिसकी मुझे तलाश है। मैंने पिस्तौल भी तान लिया था ताकि इसके हमलावर होने पर फायर कर दूं। अचानक झाड़ियों से एक काला जानवर जिसके पूरे जिस्म पर काले काले बाल थे, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा था
کہ وہ ون मांस की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला जानवर है। इसकी लंबाई और चौड़ाई देखने से ताल्लुक रखती थी। इतना बड़ा जानवर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। इसने मुझे मौका दिए बगैर ही हमला कर दिया। इसने मेरे जिस्म पर अपने 2 हाथ मारे थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे बारी बार कम पत्थर मार रहे हैं। मैं दूर जा गिरा। टार्च और पिस्तौल भी हाथ से छूट गए थे। मैं अभी उठने भी ना पाया था कि वो पुरअसरार मखलूक गायब हो गई। पुरअसरार मखलूक चाहती तो मुझे दोनों दफा हलाक कर सकती थी, लेकिन वो मुझे धक्का देकर भाग रही थी। इसमें जरूर कोई राज था। जब इसे मारना नहीं था, फिर हमला करके जमीन पर चट क्यों कर देती है? ये बात किसी तरह दिमाग में नहीं आ रही थी। जमीन से उठकर मैंने इसे इधर उधर तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उस जगह से ऐसे गायब हो गई थी जैसे वहाँ थी ही नहीं। सुबह थाने में जब मैंने अपने मुलाजिम राशिद से इस बारे में पूछा तो इसने कुछ सोचते हुए कहा, सर, जब आपको ये महसूस हुआ कि झाड़ियों में कोई है, इस वक्त इस मखलूक ने हमला क्यों नहीं किया? ये बात मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। टार्च की रोशनी डालने पर हमला किया। पहली बार जब इसने हमला किया तो टार्च रोशन थी। हाँ, टार्च रोशन थी। इसका मतलब है इस मखलूक को रोशनी पसंद नहीं है। जिस तरह गांव में परवरिश पाने वाले जानवर शहर में कुर्बानी के लिए लाते हैं, रात में वो रोशनी देकर मालिक के हाथ से रस्सी छुड़ाकर इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो रोशनी के आदी नहीं होते, इसलिए ऐसा करते हैं। तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि वो पुरअसरार बला टार्च की रोशनी से डरती है। हाँ, मेरा ख्याल ऐसा ही है। इसीलिए वो गांव में रात के वक्त मुआशी उठाकर ले जाती है, वरना दिन में भी आ सकती है। दिन में वो कहीं छुप जाती होगी और रात में खुराक की तलाश में निकलती होगी। हमने इसे जानवर चुराते नहीं देखा, इसलिए पुरअसरार बला पर इस तरह इल्जाम नहीं लगा सकते। सर, पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होता है। हमें इस पुरअसरार बला पर शक करना होगा, तभी हम इसकी जासूसी करेंगे। वो बोला। मैं इस बात पर मुस्कुराकर रह गया। वो बिल्कुल सच कह रहा था। पुलिस का काम शक की बुनियाद पर शुरू होकर मुजरम की गिरफ्तारी पर जाकर खत्म होता है। हमें इस पुरअसरार बला पर शक करके काम का आगाज कर देना चाहिए। हाँ सर, इस काम में सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। जंगलों में कई गार हैं, इन गारों में कोई ना कोई गार इसकी पनाह गाह होगा। राशिद ने कहा, जंगल में गार मैंने भी देखे हैं, लेकिन मेरा जहन इस तरफ गया ही नहीं। सर, क्यों ना ये काम आज ही से शुरू कर दिया जाए। हाँ, काम में तखीर नहीं होनी चाहिए। तखीर की कोई माकूल वजह भी नहीं है, मैंने कहा, और हम दोनों थाने से निकलकर जंगल में घुस गए। अपनी हिफाजत के लिए असला साथ लेकर आए थे। एक गार में घुसने पर पुरअसरार बला के आसार नजर आए। अलबत्ता गार के अंदर बदबू बहुत थी। जानवर रात में या सख्त धूप से बचने को गार में घुस जाते हैं। हम दोनों ने मुंह पर रुमाल रख लिए थे और आगे बढ़ते चले गए। गार के अंदर अंधेरा था, ऐसे में टार्च की रोशनी से गार के अंदर का माहौल आसानी से देखा जा सकता था। गार के आखिरी सिरे पर हमें कई खरगोश इधर उधर भागते नजर आए। वो हमें देखकर गार की जमीन में बनाए बिलों में घुस गए। यहाँ इन खरगोशों का बसेरा है, जब भी गार में बदबू बहुत ज्यादा है। सर, ये जानवर देखने में बहुत खूबसूरत है। लोग इनको पालना भी चाहते हैं, लेकिन इसके पेशाब में बदबू बहुत तेज आती है, इसलिए शहरों में इनको पाला नहीं जाता। राशिद ने तफसील से बताया। इस गार से निकलकर हम दूसरे, तीसरे और चौथे गर्ज कई गारों में गए, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल सका कि जिसकी बना पर हम कह सकते कि इस गार में वो पुरअसरार बला रहती है। वापसी पर एक आखिरी गार रह गया था। हम इस गार में घुस गए। इस गार में जानवरों के खाने से बच जाने वाले सर और दीगर जिस्म के अज़ा पड़े थे और कसरत से पड़े थे। इसमें अब कोई शक बाकी नहीं रहा था कि गांव के चुराए गए जानवर इस गार में लाकर खाए गए हैं। देख ले सर, शक करने का कुछ फायदा तो हो गया है। राशिद ने कहा, हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। इसका मतलब है वो पुरअसरार बला भी इसी गार में है। हमें संभल कर एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ठीक है सर, मैं होशियार और चुकन्ना हो चुका हूँ। हम दोनों आखिर तक चले गए थे, लेकिन पुरअसरार बला का कुछ पता नहीं था। जब इस बला का यही ठिकाना है, फिर इसे यहाँ पर होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है वो रहती कहीं और हो और जानवर खाने के लिए ये जगह इस्तेमाल करती है। गोश्त बच जाने पर वो दूसरे दिन आकर खा लेती होगी। कहीं और रहने का मतलब है
اس کے ساتھ اس جیسی کئی اور پر اسرار بلائیں بھی ہوں گی؟ ہاں ایسا ممکن ہے۔ دن بھر ہم دونوں نے اس پر اسرار بلا کو ڈھونڈا لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ ہم دونوں واپس تھانے آ گئے۔ ہمیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو گئی تھی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی تھی جہاں گاؤں کے جانور کو کھایا جاتا ہے۔ راشد تم اپنے سپاہیوں کے ذریعے یہ پیغام پہنچا دو، جیسے ہی رات میں کسی کا جانور چوری ہو تھانے کو اطلاع کر دی جائے۔ ٹھیک ہے سر، میں یہ پیغام ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ چند دن تک گاؤں سے کوئی مویشی چوری نہیں ہوا۔ گاؤں والوں نے بھی اب اطمینان کا سانس لیا کہ ان کے مویشی چوری ہونا بند ہو گئے ہیں۔ ایک رات ہم دونوں جنگل میں ہی تھے کہ دور سے اس بلا کو آتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے منہ میں ایک بکری کا بچہ دبایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو ٹارچ بجھانے کا اشارہ کیا اور ایک جاڑی کی اوٹ لے کر بیٹھ کے اس کا رخ ہماری ہی طرف تھا۔ میں نے اس کے سر کا نشانہ لے لیا تھا۔ وہ جیسے ہی نزدیک آئی میں نے گولی چلا دی۔ اس بلا کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں ڈیر ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ دیر تک ہماری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس بلا کے قریب جا سکیں۔ جب اچھی طرح اطمینان ہو گیا کہ وہ پر اسرار بلا واقعی مر چکی ہے، اس کا بدن بے حس اور بے حرکت ہو گیا ہے، پھر اس کے قریب گئے، اسے اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا۔ حالانکہ اس کا بیجا اڑ چکا تھا، پھر بھی اس بلا سے خوف آ رہا تھا۔ میں نے اور میرے ساتھی نے اس کی دونوں پچھلی ٹانگوں کو پکڑا اور گاؤں کا رخ کیا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل سے گاؤں میں لے آئے۔ صبح ہونے پر گاؤں میں پر اسرار بلا کی ہلاکت کی خبر پہنچ چکی تھی۔ لوگ اس بلا کو دیکھنے آ رہے تھے اور اس بلا کو حیرت سے دیکھ رہے تھے جس نے گاؤں کے لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں نے اس بلا سے نجات دلا دی تھی۔ وہ بلا بہت طاقتور تھی لیکن روشنی سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے روشنی دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتی تھی اور روشنی دکھانے والے پر بے اختیار حملہ کر دیتی تھی۔ میں نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور بلا کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میرے اس کارنامے سے گاؤں کے لوگ بہت خوش تھے اور میری سچے دل سے عزت کرنے لگ گئے تھے۔ میں جب تک سعید پور میں رہا پھر کوئی اس پر اسرار اور ڈرونی بلا جیسی مخلوق نظر نہ آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس علاقے میں ایک ہی پر اسرار بلا تھی جو میرے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔